तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखने जा रहे हैं पीसी 16/21 का TPWA कोड। चैप्टर 4 और हम लोग इस वीडियो को नंबरिंग देंगे 4.1। तो ये हमारा 4.1 वीडियो है, ठीक है। चैप्टर 4 जो है रिलेशन विद चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स, रिलेशन विद चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स। तो उसको शॉर्ट में लिख देते हैं रिलेशन विद सीसीए, ठीक है। सीसीए का मतलब ही है कि आपको ये पता है कि सीडीए का है ना। रिलेशन विद सीसीए किसका रिलेशन? डिवीजन का, पीडब्ल्यू डिवीजन का रिलेशन सीसीए के साथ में। सीसीए किसका आदमी है? सीडीए का। सीसीए कहाँ होता है? एवरी डिपार्टमेंट में। पीडब्ल्यू डिवीजन एक्चुअल में डिपार्टमेंट है पब्लिक वर्क्स, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट में एक सीसीए होता है, यहाँ पे है। याद कीजिए पिछले चैप्टर में आपने सीएए पढ़ा था, है ना। सीए यानी कैश असाइनमेंट अकाउंट पढ़ा था कि नहीं? हाँ या ना, है ना। और कैश असाइनमेंट अकाउंट में जब आपने पढ़ा था कि डायरेक्टर जनरल जो वर्क्स होते हैं उनको कोई भी नया अकाउंट खोलने से 45 डेज बिफोर सीसीए की परमिशन लेनी होती है। और जब सीसीए की परमिशन लेनी होती है तो उनको बताना होता है कि आपने डिविजनल अकाउंटेंट का एक पोस्ट सैंक्शन किया है। ये केवल एक लाइन ही आपको क्लियर कर देता है कि डिविजनल अकाउंटेंट कितना इंपॉर्टेंट है डिवीजन के लिए, और उसकी पोस्टिंग सीसीए के द्वारा की जाती है। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो भी मुझसे पूछ सकता है इस रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने कई बार रिपीट किया है। सीसीए पोस्टिंग करते हैं डीए की, ठीक है। अगर डीए नहीं होता है तो क्या किया जाता है? स्टेट गवर्नमेंट में पहले जो अकाउंटेंट होते थे स्टेट गवर्नमेंट के या कैशियर होते थे, उनको डिविजनल अकाउंटेंट का चार्ज मिल जाता था। और ड्यूअल सिग्नेचर, ये चेक है, ठीक है। चेक में यहाँ पे डीए साइन करता है, यहाँ एक्सएन, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्नेचर डीए करेगा, यहाँ पे सिग्नेचर एक्सएन करेंगे। तो यहाँ अगर डीए नहीं है तो ब्रेक हो रहा है। हाँ बोलिए। आवाज ब्रेक हो रहा है। आवाज ब्रेक हो रही है मेरी? क्या सब लोगों को यही प्रॉब्लम है? नहीं सर, आवाज ब्रेक नहीं हो रहा है। मैडम का नेटवर्क इशू होगा। मैंने मेरी आवाज क्लियर है ना आप लोगों को? जी सर। हाँ सर, क्लियर क्लियर है सर। हाँ ठीक है। यहाँ पे कैशियर की पोस्टिंग होती थी कहाँ पे? स्टेट में, है ना। फिर बाद में सर्कुलर निकाला गया कि कैशियर की पोस्टिंग नहीं होगी अगर डिविजनल अकाउंटेंट किसी वजह से एब्सेंट है, या तो ईएल में है, ठीक है, या तो नॉट पोस्टेड है। तो ऐसी स्थिति में दूसरे डिवीजन के डिविजनल अकाउंटेंट को चार्ज दिया जाता है। यह काम होता है स्टेट में। लेकिन सीपीडब्ल्यूए में ऐसा नहीं होता है। सीपीडब्ल्यूए में किसी भी आदमी को जो कि उसी अकाउंट्स ब्रांच का होता है, डीए का रैंक दिया जाता है, पर वो जो रैंक मिलता है वो सीसीए से मिलता है, ठीक है। यही यहाँ पर कहा गया है। इस चीज को समझने के लिए आपको एक बार फटाफट देखना चाहिए 4.2 और उसका नोट 2। नो पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड टू द कैडर ऑफ डिविजनल अकाउंटेंट। तो कोई पढ़िए 4.2.1 नोट 2। 4.2.1 नोट 2 फटाफट कोई पढ़िए। No person who is not eligible to be appointed to the cadre of divisional accountants may be posted to a division. In any individual case where a qualified divisional accountant is not available, an exception may be permitted as a purely temporary arrangement by the CCA to whose POO the accounts of the division are rendered. समझ में आ गया आप लोगों को? बहुत सिंपल है। अगर डिविजनल अकाउंटेंट नहीं होगा, वैसे में जो उसी अकाउंट्स ब्रांच में डीए के नीचे कोई कैशियर होगा, कोई अकाउंट्स क्लर्क होगा, उसको टेम्पोररी बेसिस पे सीसीए की मंजूरी से
डिविजनल अकाउंटेंट का चार्ज दिया जा सकता है, ठीक है, और यही यहाँ पे कहा गया है। अब डिविजनल अकाउंटेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पारा 4.2.2। आप कहेंगे कि मैंने पारा 4.1 नहीं पढ़ाया, पहले 4.2.2 पढ़ाया। इसलिए पहले 4.2.2 पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो इसमें थ्रीफोल्ड ड्यूटी है 4.2.2, और मैंने जब भी डिविजनल अकाउंटेंट का एग्जीक्यूटिव से झगड़ा हुआ है तब हमेशा इसी पारा को कोट किया है। दूसरी बात, जो भी डिविजनल अकाउंटेंट है वो जानते हैं कि उनके अपने एपीएआर में इसी पारा को कोट किया जाता है। आपको अपनी ड्यूटी सेल्फ अप्रेजल में लिखनी होती है, ये बात सच है या झूठ, हाँ या ना? कोई तो हाँ बोलिए। सेल्फ अप्रेजल किसी ने लिखा है अपना एपीएआर में? हाँ सर, एपीआर लिखा था ना साल मार्च में। सेल्फ अप्रेजल लिखा है? सेल्फ अप्रेजल जब आप लिखते हैं, ठीक है, तब आप अपनी ड्यूटीज लिखते हैं। डिविजनल अकाउंटेंट जब सेल्फ अप्रेजल लिखते हैं उनकी ड्यूटी यही पारा 4.2.2 डिफाइन करता है, और इसमें थ्रीफोल्ड ड्यूटी है, थ्रीफोल्ड ड्यूटी। और वो थ्रीफोल्ड ड्यूटी क्या है, ड्यूटी क्या है? तो भाई पहला है एन अकाउंटेंट, ठीक है, तो ये एन अकाउंटेंट नहीं है, कंपाइलर ऑफ अकाउंट। आप उसके टर्म को भूल जाइए, कंपाइलर ऑफ अकाउंट पहला। मैंने इतनी बार लिखा है अपने एपीआर में कि मुझे बोलने की जरूरत नहीं। इंटरनल चेकर, चेकर ऑफ वाउचर, ठीक है, कंप्यूटेड टेंडर, ठीक है, और सीएस, सीएस मैंने कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। ये हुआ इंटरनल चेकर, किसका? वाउचर में चालान भी शामिल है। और नंबर थर्ड है फाइनेंशियल एडवाइजर, असिस्टेंट लिखा है यहाँ पे, फाइनेंशियल असिस्टेंट, असिस्टेंट टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, ठीक है। अभी आप देखिए, जब आपको डिविजनल अकाउंटेंट के बारे में किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होगा, आप देखिएगा कि यही तीनों क्राइटेरियन फिक्स होगा। उदाहरण के तौर पे आप इसको एक काम कीजिए, 4.2.4 पढ़ के देखिए, कोई भी एक आदमी 4.2.4 का पढ़ के देखिए और देखिएगा कि आपका इसमें वो चीज आ जाएगा। पढ़िए जरा। द डिविजनल अकाउंटेंट इज रिस्पांसिबल for the safe custody of documents during the period when they remain in the accounts branch until submission to the executive engineer। देखिए, आप कंपाइलर ऑफ अकाउंट्स हैं, ठीक है, तो जब कंपाइलर ऑफ अकाउंट्स हैं और आपके अकाउंट्स ब्रांच में आया हुआ है अकाउंट्स का डॉक्यूमेंट, खासकर वाउचर सारे ओरिजिनल होते हैं, कंप्यूटेड टेंडर भी ओरिजिनल होता है, और कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, कंप्यूटेड नहीं कंपैरेटिव, ठीक है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट है, ये सारे का सारा आपके ब्रांच में आता है, तब आप उसकी सेफ कस्टडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना। जबकि जब आप यहाँ पे आएंगे 4.1 से शुरू करिए, ठीक है, और फिर देखिए कि इन तीनों में वो क्राइटेरिया फिक्स होता है या नहीं। तो 4.1.1 कोई भी एक आदमी पढ़िए। The divisional officer, as the primary disbursing officer of the division, is responsible not only for the financial regularity of the transactions of the whole division, but also for the maintenance of accounts of the transactions correctly and in accordance with the rules in force। अभी रुक जाइए, ठीक है, पारा बाय पारा हम लोग देखेंगे। पहले लाइन क्या कह रही है? डिविजनल ऑफिसर इज द प्राइमरी डिस्बर्सिंग ऑफिसर, जो कि हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था, इसलिए इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, चैप्टर 3 में भी, चैप्टर 4 में भी है। इज रिस्पांसिबल नॉट ओनली फॉर द फाइनेंशियल रेगुलरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन के फाइनेंशियल रेगुलरिटी का कैसे पता लगाया जाता है? इसका मतलब ये है कि जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उसको उसी वक्त अकाउंट में इनकॉर्पोरेट करना। और इसका प्रूफ क्या है कि जैसे ट्रांजैक्शन हो, चाहे रिसीट हो या डिस्बर्समेंट, नो प्रॉब्लम, हर एक ट्रांजैक्शन के सामने में उसको डेटेड इनिशियल करना पड़ता है। दिस इज द प्रूफ दैट he is primarily responsible for the financial regularity of the transaction of the whole division। that means कोई ट्रांजैक्शन अगर सब डिवीजन में भी हुआ है तो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल डिविजनल ऑफिसर ही है, ठीक। इसमें एक और केस है जो कि आगे दिखाया गया है। ट्रांजैक्शन में एक रिसीट होता है ना, तो रिसीट करने के लिए डिविजनल ऑफिसर ही ऑथराइज है।
अगर डिविजनल ऑफिसर प्रेजेंट नहीं है तो डिविजनल अकाउंटेंट रिसीट कर सकता है। और रिसीट जो होता है ना, गार 3 में रिसीट दिया जाता है। आपने पैसा लिया था, पैसा का रिसीट दीजिएगा ना जी, देते हैं कि नहीं देते हैं कहीं पर भी? अगर मान लीजिएगा आप जमीन खरीद रहे हैं, मैंने एग्जांपल दिया था पिछली क्लास में, तो आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए, तो बदले में आप उससे रिसीट लीजिएगा कि नहीं कि आपने मुझसे 1 लाख रुपए लिया? यस सर, लेंगे सर। रिसीट होता है ना, रिसीट हमेशा डिविजनल ऑफिसर ही साइन करता है, गार 3 में सॉरी, ठीक है। और 3A जो है कैश मेमो है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन जब आप रिसीट देते हैं तो डिविजनल अकाउंटेंट फाइनल रिसीट देने के लिए अथॉराइज नहीं है, समझे कि नहीं? वो टेम्पोररी रिसीट दे सकता है, इसलिए क्योंकि रिसीट में कभी भी डुप्लीकेट इशू नहीं किया जाता है, समझे? तो डिविजनल अकाउंटेंट फाइनल रिसीट देने के लिए अथॉराइज नहीं है। यही इस बात का प्रूफ है कि जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसके लिए अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबल कौन है? डिविजनल ऑफिसर। यहाँ पे एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए अगर डिविजनल ऑफिसर ने डिविजनल अकाउंटेंट या किसी दूसरे ऑफिसर को ऑथराइज किया है रिसीट के लिए या डिसबर्समेंट के लिए, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन इन दैट केस आल्सो divisional officer is personally responsible for that transaction which has been done by somebody else in spite of the person, मतलब डिविजनल ऑफिसर खुद। माने अगर मान लीजिए कि मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूं, मैंने डिविजनल अकाउंटेंट को कोई ट्रांजैक्शन करने के लिए दिया है, तो वो मेरे विश्वास पे कर रहा है, लेकिन मैं रिस्पॉन्सिबल हूं उसके लिए। मैं इससे इनकार नहीं कर सकता कि उसने किया, मैं नहीं जानता, ठीक है ना? तो यहाँ यही है ऑफ द होल डिवीजन, बट ऑल्सो फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। यहीं पे वो बात आ जाती है कि अकाउंट बनवाएगा कौन, मेंटेनिंग करेगा कौन? भाई अकाउंट मेंटेन करेगा डिविजनल ऑफिसर। ये डिविजनल अकाउंटेंट है, कंपाइलर है, कंपाइल करता है। और कंपाइल कैसे करता है? उसके पास जो वाउचर है, उसके पास जो शेड्यूल है, ठीक है, उसके पास जो अदर अकाउंटिंग रजिस्टर्स हैं, वो जब उनके पास में आते हैं तब उन आए हुए वाउचर, शेड्यूल्स और रजिस्टर्स को देख करके अकाउंट कंपाइल करता है। पर उसके पास में ये सारे शेड्यूल, वाउचर और अकाउंट पहुंचवाने की जिम्मेदारी डिविजनल ऑफिसर की है, so that he is responsible for maintenance of accounts of the transaction correctly in accordance with the rules in force। यानी कि अगर डिविजनल अकाउंटेंट नहीं कंपाइल कर रहा है तो उसके लिए भी डिविजनल ऑफिसर ही रिस्पॉन्सिबल। तो ये केवल कंपाइलर है, ठीक है, अकाउंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अब अगला पारा पढ़िए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। He is further required to submit his accounts। पढ़िए जरा उसको। He is further required to submit his accounts to the parent accounts officer for post check and for incorporation in the general accounts। सब रुक जाइए, इसी को और सम अप करने के लिए 4.1.2 पढ़िए। 4.1.2 The divisional officer is responsible to see that the accounts of his division are not allowed to fall into arrears, but if arrears or अब रुक जाइए, इसका मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब, इसको मैं मिटा दूं? आपसे पूछा नहीं, मैंने अपने मन से मिटा दिया। चलिए, इसका मतलब ये है कि फरवरी का जो अकाउंट है, ठीक है, वो आपके हिसाब से 7 मार्च है, नहीं 8 मार्च, 8 मार्च तक आना चाहिए। 8 मार्च तक किसको मिलना चाहिए? पाओ को, ठीक है ना, पाओ को मिलना चाहिए। ये 8 मार्च तक अगर नहीं मिल रहा है, यानी कि फरवरी का अकाउंट अगले महीने की 8 तारीख तक नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? डिविजनल अकाउंटेंट है कि डिविजनल ऑफिसर है? डीओ रिस्पॉन्सिबल है। यहाँ लिख रहा है डिविजन का जो अकाउंट है वो अरियर में नहीं जाना चाहिए। अरियर में जाने का मतलब क्या है? मतलब ये है कि फरवरी का अकाउंट 8 मार्च तक मिलना ही चाहिए, लेकिन मैंने आपको एग्जांपल दिया था क्योंकि कोरोना का पीरियड था और अप्रैल के महीने में किसी डिविजनल ऑफिसर की डेथ हो गई और वहां पर कोई दूसरा डिविजनल ऑफिसर आया ही नहीं। ऐसी स्थिति में मुझे जुलाई के महीने में अप्रैल, मई और जून 3 महीने का अकाउंट एक साथ मिला, जबकि वहां पे डीए पोस्टेड थे, लेकिन उनके पास में ये पावर नहीं है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के एब्सेंस में वो अकाउंट भेज सके। समझे कि नहीं? एक साथ मुझे मिला, ये जो एक साथ मिला ना, यही बोलते हैं एरियर। समझ रहे हैं? यही नहीं होना चाहिए। अप्रैल का मई में, मई का जून में मिलते जाना चाहिए, नहीं मिला तो एरियर हो गया। यही कह रहा है। जो आप नहीं जानते हैं वो समझें कि एरियर मतलब क्या।
are not allowed to fall into arrear. But if arrear or confusion arise, अगर arrear arise करता है, in his opinion, cannot be cleared without assistance of the pay and accounts officer, he will advance support for the such assistance. इसका मतलब है कि किसी वजह से अगर कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए तो उसको तुरंत एजी की सलाह लेनी चाहिए। समझ रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Can I ask one question related with this, sir? क्या बोल रहे हैं? एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, इसी से रिलेटेड है। बिल्कुल पूछ सकते हैं। अरे सर, इसमें ये बताइए, अगर डीओ अवेलेबल नहीं है मंथ एंड में, अगर कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, तो उस केस में कैसे होगा अकाउंट्स बिल बिल्कुल करने का? डिविजनल ऑफिसर अपने सिग्नेचर से, मैंने बिना डिविजनल अकाउंटेंट के सिग्नेचर से भी भेज सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि अभी मैंने तुरंत 1 मिनट पहले आपको बताया कि अगर डिविजनल अकाउंटेंट प्रेजेंट नहीं है, समझे, तो स्टेट गवर्नमेंट में ये नियम है कि जो उसके चार्ज में है तुरंत उससे साइन लिया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट में ये है कि डिविजनल अकाउंटेंट न रहे तो सीएए ने पहले से परमिशन दे रखा है कि डिविजनल अकाउंटेंट नहीं होगा तो उसकी जगह पे कौन साइन करेगा। समझ गए? हाँ या ना? यस सर, यस सर। हाँ, यहाँ पे जानते हैं लिंक डिवीजन का प्रोविजन है हर जगह। लिंक डिवीजन समझते हैं? लिंक डिवीजन का मतलब ये है कि मैं एक मस्त बात आपको बताता हूँ। मैं गिरिडीह में पोस्टेड था, ठीक है, गिरिडीह में पोस्टेड था, तो मैं DW&S गिरिडीह में था, सॉरी सी लिखा गया, गिरिडीह में था, ठीक है। अब मुझे यहाँ गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है और मुझे कहा गया कि कोणार्क कनाल डिवीजन डुमरी में जाइए। हमने कहा क्यों जाए? तो कोणार्क कनाल डुमरी में एक लड़का है जो नया रिक्रूट हुआ है और इसकी ट्रेनिंग लगी है, तो मैं कोणार्क कनाल डुमरी चला गया। समझे क्यों? क्योंकि कोणार्क कनाल डुमरी का लिंक डिवीजन था DWS। समझ रहे हैं? और जब मैं कोणार्क कनाल डुमरी गया तो मुझे पता चला कि कोणार्क कनाल बगोदर का भी लड़का छुट्टी पे गया हुआ है। समझे कि नहीं? तो हमको क्या कहा गया कि भैया कोणार्क कनाल बगोदर का भी आप ही को चार्ज मिलेगा। क्यों? क्योंकि कोणार्क कनाल बगोदर का लिंक डिवीजन डुमरी है। समझे? मान लीजिए कि मैं एब्सेंट रहता तो किसको मिलता? तो उसका लिंक डिवीजन था RWD गिरिडीह। मैंने ऐसा लिंक डिवीजन बनाया जाता है, समझे, कि ये प्रेजेंट न रहे तो ये प्रेजेंट न रहे तो ये प्रेजेंट न रहे तो ये, इस तरीके से चलता है लिंक। ये सब सेटअप होता है अकाउंटेंट जनरल का स्टेट गवर्नमेंट में। मामला समझ में आ गया? मतलब डिविजनल अकाउंटेंट कभी भी एब्सेंस हो जाए इसका केस बनता ही नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट में ये व्यवस्था है। समझ में आ गई बात? हाँ सर। चलिए अब हम लोग आते हैं यहाँ पे कि असिस्टेंट है, इंटरनल चेकर है, फाइनेंशियल नहीं, अकाउंटेंट है, इंटरनल चेकर है, फाइनेंशियल असिस्टेंट है, ठीक है। एक और बात, मस्त बात, इसका जो 4.2.2 है उसका ए में ये तीनों लिखा हुआ है और इसका बी भी है, ठीक है। और बी क्या कहता है उसको मैं पढ़ता हूं, आप लोग मत पढ़िए। इन द डिस्चार्ज ऑफ दिस ड्यूटीज, कौन सा फाइनेंशियल असिस्टेंट, इंटरनल चेकर और कंपाइलर ऑफ अकाउंट। ये 3 वर्ड है जिसको जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस ड्यूटी को डिस्चार्ज करने के लिए ही इज एक्सपेक्टेड टू कीप हिमसेल्फ फुल्ली कन्वर्जेंट विद ऑल सेक्शंस एंड ऑर्डर्स पासिंग थ्रू द ऑफिस। मतलब इसको जो भी रिसेंट ऑर्डर और अपडेट होते हैं उससे पूरी तरह से अवेयर होना पड़ता है, जबकि रियलिटी ये है कि 90% डिविजनल अकाउंटेंट ने ऐसा काम नहीं किया होता है। लेकिन अगर उनसे कोई गलती हो जाए तो इस बात की सफाई नहीं दे सकते हैं, दुहाई नहीं दे सकते हैं कि मुझे सर ये पता नहीं था, ठीक है। इस वजह से वो बच नहीं सकते हैं, इसलिए उनको ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि फुल्ली कन्वर्जेंट रहें, समझे, एंड passing through the office with the other proceeding of the divisional officer and his subordinates which may affect the estimate of account of actual and anticipated receipt and charges. He should advise the divisional officer on the financial effect of all proposal for expenditure and keep a watch as far as possible over all the liabilities against the grant of division as they are incurred. इसका मतलब क्या मैं आपको बताता हूँ, देखिए याद कीजिए, जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है, एक है वर्क एब्स्ट्रैक्ट और एक है वर्क रजिस्टर। तो किसी को वर्क रजिस्टर याद है? अरे भैया फॉर्म 40, TPW फॉर्म 40 किसी को याद है? कोई हाँ नहीं बोलेगा, कोई बात नहीं, मैं ही बोलता हूँ। क्या सर फॉर्म 40 की बात कर रहे हैं सर? हेलो, बिल्कुल फॉर्म 40 रजिस्टर ऑफ वर्क्स, वही वर्क रजिस्टर, रजिस्टर ऑफ वर्क, समझे।
तो क्या होता है रजिस्टर ऑफ वर्क वर्क रजिस्टर में कि इसका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, जरा आप मुझे बताइए तो कुमार जी। यस सर। इसका जो मेन पर्पस है वर्क रजिस्टर को मेंटेन करने का वो क्या है? इसमें सर पोस्टिंग होती है उसमें रजिस्टर ऑफ वर्क्स में एब्स्ट्रैक्ट से। हाँ नहीं, देखिए बेसिक पर्पस है हमको ये मॉनिटर करना कि खर्चा जो है एक्सपेंडिचर एस्टिमेट से क्रॉस ना किया हो, एक्सपेंडिचर है नॉट ओवर एस्टिमेट, यही इसका पर्पस है, समझे कि नहीं? इसका पर्पस क्या है वर्क रजिस्टर का? एक्सपेंडिचर नॉट ओवर एस्टिमेट, जो पहले से आपको एस्टिमेट दे दिया गया है आपका एक्सपेंडिचर उससे ओवर नहीं जाना चाहिए, एक्सेस नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा। हाँ हमेशा या तो ऊपर जाता है यानी एक्सेस होता है या तो सेविंग होता है, एट पार कभी नहीं होता है, ठीक है? तो ये होता ही है, यही देखने का जिम्मेदारी डिविजनल अकाउंटेंट का। डिविजनल अकाउंटेंट अकॉर्डिंग टू 4.2.2 बी ये देखता है कि कहीं एक्सपेंडिचर ओवर एस्टिमेट तो नहीं हो गया है। और मजेदार बात ये है कि आपको यानी कि जो डिविजनल अकाउंटेंट है उनको अपने एपीएआर में इन 3 जो ट्रिपल ड्यूटी है, कंपाइलर ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल एडवाइजर और फाइनेंशियल असिस्टेंट और इंटरनल चेकर, उसके अलावा ये भी लिखना पड़ता है, ठीक है, कि मैंने क्या किया है, स्ट्रॉन्ग और कंसिस्टेंट वॉच रखा है ओवर द एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट ओवर एस्टिमेट। समझ गए? चलिए 4.2.3 सबसे मस्त और सबसे मजेदार। 4.2.3 में एक फॉर्म का जिक्र किया गया है, फॉर्म 60, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? डिविजनल अकाउंटेंट ऑब्जेक्शन, हाँ या ना? तो कुछ बोलता नहीं है। एमएसओ वॉल्यूम 1 चैप्टर 1 किसी को याद है? चैप्टर 8 सॉरी। हाँ सर। उसमें भी फॉर्म का जिक्र किया गया है, किसी को याद है? 23 फॉर्म कितना था? 23। ये एमएसओ फॉर्म था, ठीक है? हाँ जी। होइएगा, पहला वाला जो 60 वो सीपीडब्ल्यू फॉर्म है और जो 23 वो एमएसओ फॉर्म है, ठीक है ना? दोनों का सेम पर्पस है। क्या है भैया? पर्पस यही है दो चीज कि अगर हम इंटरनल चेकर हैं और हमको पहले बता दिया गया है कि हम फुल्ली कन्वर्जेंट विद रूल्स एंड ऑर्डर, हमको सारे रूल्स एंड सारे ऑर्डर पूरी तरह से पता है और हम इंटरनल चेकर हैं, ठीक है? तब हम क्या करेंगे, हम सब डिविजनल ऑफिसर का सारा अकाउंट, सारा शेड्यूल, सारा वाउचर, सारा ट्रांजैक्शन देखेंगे, हमको दिखाना ही पड़ेगा, ठीक है? और देख करके हम ये बताएंगे किसको, डिविजनल ऑफिसर को यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, कि देखिए वो अपना औकात पार कर रहा है। इवन अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इटसेल्फ किसी रूल या ऑर्डर को ओवररूल करते हैं तो हम उनको भी ये बताएंगे कि आपने ये गलती की है या ये नहीं होना चाहिए। और हम कैसे बताएंगे? ओरल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी रिटन परफेक्टली इन दिस फॉर्म 60, ठीक है? और फॉर्म 60 में हम अपना ऑब्जेक्शन लिखेंगे और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के सामने में उसको प्रोड्यूस करेंगे, एमएसओ 23 और सीपीडब्ल्यू 60। प्रोड्यूस करने के बाद में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ये काम क्यों कर रहा है या ऐसा डिसीजन उसने क्यों लिया, उस पर वो टिप्पणी करेगा या अपना कमेंट लिखेगा। और अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है डिविजनल अकाउंटेंट के सजेशन को, देन वेल एंड गुड। नहीं एक्सेप्ट करता है और डिविजनल अकाउंटेंट के डिसीजन को या सजेशन को ओवररूल करता है, देन दैट रजिस्टर विल बी केप्ट फॉर द सुपरविजन ऑफ पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर, ठीक है? और उसको पूरे ईयर में एक बार उसको सबमिट करना है, या तो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर खुद आके देख लें या किसी को भेज के दिखवा लें या वो रजिस्टर मंगवा लें। अगर वो रजिस्टर वो नहीं मंगवाते हैं तो डिविजनल अकाउंटेंट की ड्यूटी है इन द मंथ ऑफ अप्रैल, और वो कहाँ लिखा हुआ है? नोट में 4.2.3 के नोट में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई इंस्पेक्शन नहीं किया जाता है अकाउंट्स ऑफिसर के द्वारा एक साल के अंदर में, तो जो रजिस्टर में एंट्री की गई है उसको since last inspection the register or if the entries are few an extract therefrom should be submitted to the accounts officer in the month of April for review। समझे? तो पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर को अप्रैल के महीने में रिव्यू करने के लिए वो दिया जाएगा, ठीक है? जब पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर इसको रिव्यू कर लेंगे, इन दैट केस ओनली इट विल बी क्लोज्ड, अदरवाइज ये सस्पेंस में बोलेगा, ठीक है? अब ये हो गया थ्योरी जो आपको लिखना है। अब मैं बताता हूँ प्रैक्टिकल। इन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ माय ट्रेनिंग आई वाज कंडक्टेड, it was conducted in AG office in the Gujarat, ठीक है?
it was clearly told and instructed to all newcomers that never try to use form 60 because no ever have used ever, कभी किसी ने यूज नहीं किया है, और जिसने यूज किया वो भारी मुसीबत में पड़ा है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई लगता है कि रूल ओवर रूल हो रहा है या कुछ रूल ब्रेक हो रहा है, तो यू मस्ट टेल हिम वोकली, माने आप उसको ओरली बता सकते हैं, लिख के देने का, और लिख के देना चाहें तो दीजिए। ऑर्डिनरी लेटर में फॉर्म 60 यूज मत कीजिए। ऑर्डिनरी लेटर जो होता है वो अकाउंट्स ऑफिसर या पे एंड अकाउंट्स ऑफिसर के इंस्पेक्शन के लिए नहीं रखे जाते हैं, बट दीज लेटर्स और दीज रजिस्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज ऑब्सोलेट, क्योंकि ये कोई यूज ही नहीं करता है तो किसी के डिवीजन में मेंटेन नहीं होता है, नहीं मेंटेन होता है तो एजी को भी पता है कि कोई लिखेगा नहीं लिखेगा तो हमको इंस्पेक्शन करना नहीं है। तो आजकल ये कहीं किसी डिवीजन में आपको देखने को नहीं मिलेगा, और जो ऐसा कर रहा है वो बहुत बहादुर है, उसको पद्मश्री मिलना चाहिए। समझ गए? यस सर। ठीक है। 4.2.4 का पॉइंट 1 आपने पढ़ा, सेफ कस्टडी डिविजनल अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल है कब तक, जब तक कि वो अकाउंट्स ब्रांच में है। ठीक है। उसके बाद में उसका पॉइंट नंबर 2, 4.2.4 का पॉइंट नंबर 2 पढ़िए। पढ़िए 4.2.4 का 2। हाँ पढ़िए। He is responsible for the arrangements for checking the computed tenders, that is for seeing that the arrangements made for checking are efficient and satisfactory. ठीक है, इसको पढ़ लिया। अब 4.2.4 का पढ़िए डायरेक्ट। 4.24 first number. The divisional accountant is so 4 number बोल रहे हैं या फर्स्ट नंबर? सर आवाज नहीं आ रहा है आपका। हाँ वही 4 पढ़ी लिखा था, 2 और 4 पढ़ी। He should see that the comparative statement correctly incorporates the total as checked on the individual tenders. हाँ बस रुकी है। तो आपने 2 में जो कीवर्ड पढ़ा वो कंप्यूटेड टेंडर है, और 4 में जो कीवर्ड पढ़ा वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। ठीक है। कोई मुझे बताएगा दोनों में क्या अंतर है? ये कीवर्ड है, कोई भी मुझे बताए, गलत बताइए सही बताइए ना। मतलब उसको मतलब लिखना, आप हम कंप्यूटर मतलब उसको पेपर पे उतारना, यही होगा ना सर? नहीं मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सबसे पहले टेंडर क्या है वो जान लीजिए। ठीक है। टेंडर को मैंने बहुत बार बताया है, लेकिन चूंकि ये फ्रेश क्लास है मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है। कोई काम आता है उसका प्रपोजल, तो काम वर्क जो है वो 2 तरह का हो सकता है, एक ग्रांट, ये डिपॉजिट। ठीक है। तो वर्क अभी हो नहीं गया है, समझे कि नहीं? ये ग्रांट का पैसा है, रुपया मतलब ये भी पैसा है, पैसा मतलब रुपया बुझिएगा, ये रुपया है आपके पास में, ग्रांट में रुपया पड़ा हुआ। अब आपको काम करवाना है, काम कैसे करवाएंगे? ठीक है। तो काम कराने के लिए सबसे पहले इसका एक रफ एस्टिमेट बनता है, काम का रफ एस्टिमेट, समझे? और रफ एस्टिमेट बनाने के बाद में उसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 2 में बहुत बार डिस्कस किया है कि ग्रांट के मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल अपना ही डिपार्टमेंट देता है, और डिपॉजिट के मामले में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट देता है, मतलब वो डिपार्टमेंट जिसने आपको पैसा दिया है। हम तो हमेशा पीडब्ल्यूडी रहेंगे, है ना। अब ये 2 केस बनता है, एक ग्रांट का पैसा तो पीडब्ल्यूडी के ऊपर भी पीडब्ल्यूडी, समझे, और डिपॉजिट का पैसा पीडब्ल्यूडी के सामने में एजुकेशन, स्कूल बनवाना है, समझे, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट। डिपॉजिट के मामले में आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल कौन दे रहा है? एजुकेशन डिपार्टमेंट, मतलब जिसने आपको पैसा दिया है। और ग्रांट के मामले में पीडब्ल्यूडी का एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल भी पीडब्ल्यूडी ही देगा। ठीक है। ये रफ एस्टिमेट के बाद भी दिया जा सकता है और डिटेल एस्टिमेट के बाद भी दिया जा सकता है। ठीक है। रफ एस्टिमेट मोटा एस्टिमेट, डिटेल एस्टिमेट का मतलब अच्छे तरीके से बनाया गया है। ठीक है। अमूमन आजकल रफ एस्टिमेट नहीं बनाया जाता है, डिटेल एस्टिमेट ही बनाया जाता है। और डिटेल एस्टिमेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है इसकी ड्राइंग। ठीक है।
और ये कहाँ लिखा हुआ है 4.2.4 के 3 में। तो 4.2.4 के 3 में देखिए तो क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए आप लोग डिटेल एस्टिमेट में क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िए बराबर। He should conduct personally a test check of the computed and checked tenders sufficient to satisfy himself reasonably that the checking work has been properly done. In the case of lump sum tenders, he should see that the detailed drawings and the specifications duly authenticated by the competent authority form part of the notice inviting tenders and that the cost of various items. अब बात बोल दीजिए, इसका मतलब क्या होता है भाई, ड्राइंग देखना होता है। कोई भी काम होगा, रोड भी बनेगा, बिल्डिंग बनेगा, सबको ड्राइंग और स्पेसिफिकेशन, समझे कि नहीं। आपको ईटा लगाना है तो कैसा, बालू लगाना है तो कैसा, सीमेंट लगाना है तो कौन सा वाला, ठीक है। ब्रांड नेम नहीं होता है लेकिन स्टैंडर्ड, माने कौन सा ढलैया का सीमेंट लगाइए कि जुड़ैया का, कहने का मतलब आप समझ सकते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है। दैट इज ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, ठीक है। इसके आधार पर डिटेल एस्टिमेट बनता है। डिटेल एस्टिमेट को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में भेजा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है तब टेक्निकल सैंक्शन के लिए भेजा जाता है कि भैया हमने जो डिटेल एस्टिमेट बनाया है वो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से है या नहीं है, और ड्राइंग हमारी सही है या नहीं। तो जाहिर सी बात है टेक्निकल सैंक्शन, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट दे सकता है, इन द केस ऑफ ग्रांट आपका अपना डिपार्टमेंट देगा। टेक्निकल सैंक्शन हमेशा कोई ना कोई इंजीनियर ही देगा। तो टेक्निकल सैंक्शन दोनों ही केस में आपका हायर अथॉरिटी देता है, ठीक है। जब आपको टेक्निकल सैंक्शन मिल गया, अब आपके पास में दोनों चीज आ गई, कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आ गया और टेक्निकल सैंक्शन आ गया। दोनों ही चीजें आपको कहां मिली है, आपके डिटेल एस्टिमेट पे मिली है, जिसको कि टेक्निकली या पॉपुलरली डीपीआर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डीपीआर। डीपीआर मतलब होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आप कहीं भी सर्च मार के देखिए, समझे कि नहीं, सेंट्रल विस्टा जो संसद भवन बन रहा है, समझे कि नहीं, आप उसके बारे में भी नेट में सर्च कीजिएगा तो आपको यही वर्ड मिलेगा, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, समझे कि नहीं, डीपीआर। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज नथिंग एल्स बट डिटेल एस्टिमेट, समझे, विद प्रॉपर ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, समझ रहे हैं। तो ये डीपीआर वर्ड ही है जो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। जब डीपीआर अप्रूव हो जाता है, डीपीआर अप्रूव होने का मतलब है कि दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल और टेक्निकल सैंक्शन मिला है, तब आप इसके टेंडरिंग का प्रोसीजर शुरू करते हैं। और टेंडरिंग का प्रोसीजर कैसे शुरू किया जाता है, एनआईटी देकर के, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है। आप लोगों ने किसी ने भी सुबह सुबह की अखबार में किसी भी पीडब्ल्यू डिवीजन का देखा है एनआईटी, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, जो अखबार में सर आए दिन आता रहता है सर, प्रत्येक दिन आता है, आए दिन, एवरी डे किसी न किसी डिवीजन का अखबार में एनआईटी छपता है। छोटा काम रहेगा तो केवल अखबार में छपेगा, बड़ा काम रहेगा तो अखबार में भी छपेगा और इंटरनेट पे भी आएगा, ठीक है। पीडब्ल्यूडी के मामले में एजी ऑफिस भी बहुत सारे टेंडर निकालती है, हम लोग स्टेशनरी के टेंडर निकालते हैं, तो हम लोग उसमें कई बार अखबार में नहीं देते हैं, सीधे सीधे हम लोग वेबसाइट पे दे करके अपना काम कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये कि अगर वेबसाइट पे आ गया आज के जमाने में तो अखबार पे देने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक वेबसाइट हैं जो टेंडर के लिए ही डेडिकेटेड हैं, वैसे वेबसाइट पे जब आप डाल देते हैं तो आपको अखबार में देने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो एक अलग मसला है। नोटिस इनवाइटिंग टेंडर कैसे इशू करना है उसके लिए अलग से इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वो सीपीडब्ल्यूडी कोड में, कहाँ पे है, डिपार्टमेंट कोड में, कि इतने का काम होगा तो कौन से अखबार में। उदाहरण के तौर पे वेन आई वाज इन गुजरात, तो गुजरात में लिखा हुआ था मुझे कि मान लीजिए कि अगर 50,000 का है तो केवल गुजराती अखबार में दे दीजिए, अगर मान लीजिए कि 5 लाख का है, 5 लाख तक का है काम, तो गुजराती अखबार के साथ साथ एक हिंदी अखबार में दीजिए, ठीक है। और अगर आपका 5 लाख से ऊपर है, 5 करोड़ तक का काम है, तो गुजराती अखबार, एक हिंदी स्टेट अखबार, एक हिंदी नेशनल अखबार में दीजिए। उसके बाद में अगर और ऊपर का है तो एक इंग्लिश अखबार में दीजिए, और ऊपर का है तो पेपर में देने के साथ साथ उसका वेबसाइट में भी डाल दीजिए। अब जितने पेपर में छपवाते हैं उतना आपको खर्चा लगता है, तो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर फ्री में नहीं होता है, पेपर वाला पैसा लेता है उसका, ठीक है। तो नोटिस इनवाइटिंग टेंडर हो गया, एनआईटी का मामला समझ में आ गया आप लोग को? यस सर, ठीक है ना। अब लोगों ने क्या किया, एनआईटी देखा तो उसमें दोनों चीजें हैं, कौन से डेट को आप फॉर्म खरीदेंगे और किस डेट तक फॉर्म को जमा करेंगे। इट इज एज गुड एज यू आर फिलिंग अप द कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स, ठीक है। जैसे कि आपका कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स का नोटिफिकेशन निकलता है ना, दैट इज नथिंग बट नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, ठीक है। तो जैसे नोटिस इनवाइटिंग टेंडर होता है, आपका कॉम्पिटिटिव फॉर्म्स होता है। अब क्या करते हैं, आप पहले जाकर के वहां पे फॉर्म खरीदते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर। फॉर्म खरीदने के बाद उसको भरते हैं ड्यू डेट में, और आप पहले नोटिस पढ़ लेते हैं कि आपका उसमें क्वालिफिकेशन है कि नहीं,
सेम टू सेम जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का फॉर्म भरते वैसा ही। तो उसमें भाई इतने का काम है, तो बिड कैपेसिटी में आते हैं कि नहीं, फाइनेंशियल कैपेसिटी में आते हैं कि नहीं, टेक्निकल कैपेसिटी में आते हैं कि नहीं, तो अपना कैपेसिटी एक्सपीरियंस हमारा है या नहीं है, हमारे पास उतनी मशीनरी है कि नहीं, उतना मैन पावर है कि नहीं, सब कुछ देख लेता है कॉन्ट्रैक्टर, फिर उस फॉर्म को भरता है। तो कई बार ऐसे ऐसे स्पेसिफिकेशन रहते हैं डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में कि किसी भी कॉन्ट्रैक्टर के पास में वो रहता ही नहीं है। अब मान लीजिए कि किसी एक ही कॉन्ट्रैक्टर के पास में डिटेल स्पेसिफिकेशन को फुलफिल करने का राइट है, तो सिंगल टेंडर गिरता है, समझे कि नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में जब टेंडर का फॉर्म भरा जाता है, समझे, तो वो फॉर्म सबमिट हो जाता है, सबमिट होने के बाद में एक्सेप्ट होता है, उसी में एक डेट रहता है, ड्यू डेट, जिसमें कि वो टेंडर का फॉर्म खोलने का दिन आता है, समझे। और जब आप टेंडर का फॉर्म खोलते हैं, उसमें मान लीजिए कि 4 कॉन्ट्रैक्टर हैं, C1, C2, C3, C4, समझे कि नहीं। तो चारों का ध्यान से सुन लीजिएगा, चारों का आप जो भी बिड कैपेसिटी खोलते हैं, बिड कैपेसिटी, टेक्निकल कैपेसिटी, फाइनेंशियल कैपेसिटी, सब फाइनेंशियली हो गया ना, फाइनेंशियल कैपेसिटी होगा, फाइनेंशियल कैपेसिटी, समझे। और जब आप खोलते हैं तब आप क्या पाते हैं कि भाई कोई ना कोई तो L1 होगा, L1 में लोवेस्ट वन, जिसका सबसे कम रेट पे गिरा होगा। तो मान लीजिए कि L1 है ये वाला L1, ठीक है, L2 ये वाला है, L3 ये है और L4 वो है। तो जो L1 होगा, ये L1 है, 4 मत समझ लीजिएगा, L1, ठीक है। जो L1 होगा आपको उसी को काम देना है, तो अपने थर्ड कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया है, ठीक है। तो L1 है, इसका कैसे पता चलता है, तो इसका कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, CS, समझे। और कंप्यूटेड टेंडर क्या होता है, कंप्यूटेड टेंडर वो होता है जब आप किसी को बिड कैपेसिटी से, टेक्निकल कैपेसिटी से और फाइनेंशियल कैपेसिटी से क्वालिफाई या डिस्क्वालीफाई कर लेते हैं, समझे। तो कंप्यूटेड टेंडर में केवल और केवल मतलब डिजिट्स नहीं होते हैं, केवल और केवल आंकड़े नहीं होते हैं, उसमें उसका कैपेसिटी का, उसका एक्सपीरियंस का सब कुछ देखना पड़ता है। कंप्यूटेड टेंडर हुआ एक पर्टिकुलर टेंडर, कंपैरेटिव स्टेटमेंट हुआ सभी टेंडर का एक स्टेटमेंट, एब्स्ट्रैक्ट समझ लीजिए। दोनों का मामला समझ में आया ना। यस सर। नहीं आया तो नहीं बोलिए खुल के। अब देखिए मैंने कई बार कह रखा है, आपको फिर मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ तो मिलेगा ही, आगे भी मिलेगा। क्या कि DA रिस्पॉन्सिबल है, दो चीज देखिएगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नंबर 1, ठीक है, 100% रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, चेकिंग अंडर सुपरविजन, अंडर ही सुपरविजन, मतलब कि उसको 100% चेक करना है, समझे, अंडर सुपरविजन। तो चेक करेगा कौन, चेक करेगा क्लर्क, कैशियर चेक करेगा, अकाउंट क्लर्क चेक करेगा, उसको खुद 100% चेक नहीं करना है, लेकिन उसको इंश्योर करना है अपने सुपरविजन में कि 100% वाउचर और शेड्यूल चेक हो जाए। और 2 है टेस्ट चेक, ठीक है, CATC के। तो ये पर्सनली जहां भी वो चेक करेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, वो हमेशा पर्सनली टेस्ट चेक ही करेगा, ठीक है, 100% चेक कभी नहीं करेगा, नेवर, ठीक है ना। पर्सनली 4.2.4 का जो पॉइंट नंबर 3 है, he should conduct personally test check of computed and checked tender, समझे कि नहीं, sufficiently to satisfy himself reasonably that the checking work has been done properly, ठीक है। और यही वो मामला है जिसके बारे में आपको आगे भी मिलेगा कि 100% चेकिंग अंडर हिज सुपरविजन और टेस्ट चेक पर्सनली। और किसका टेस्ट चेक, कंप्यूटेड टेंडर का और कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, समझे कि नहीं। यही वो मामला है जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, ठीक है, समझ में आ गया। हेलो, चलिए 4.2.5 इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। 4.2.5 में आपको केवल यही कहा गया है कि आपको जो डिविजनल ए है, डिविजनल अकाउंटेंट, वो सीनियर मोस्ट मेंबर होगा डिवीजन का, और वो एज गुड एज सबऑर्डिनेट नहीं, सब डिविजनल ऑफिसर। ये कहां पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सीनियर मेंबर होगा, हाँ, पॉइंट नंबर 4.2.2 का पॉइंट नंबर सी में लिखा हुआ है, ठीक है। 4.2.2
उसका सी में लिखा है। सी में क्या लिखा है कि डिविजनल अकाउंटेंट इज ट्रीटेड एज सीनियर मेंबर ऑफ द ऑफिस एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डिवीजन दो हिज पोजीशन इज एनालोगस टू द सब डिविजनल ऑफिसर। ठीक है, तो डीए का जो पोस्ट है, डीए, ठीक है, अकाउंट्स मैटर में, ठीक है, एनालोगस टू एसडीओ। एसडीओ जो है टेक्निकल मैटर में, समझे कि नहीं? इसको ये सीनियर मेंबर ट्रीट किया जाएगा, सीनियर मेंबर ऑफ डिविजनल एस्टैब्लिशमेंट, सीनियर ऑफिसर, चाहे वो नया नहीं छोकरा ही क्यों ना, ठीक है। इसलिए ये सीनियर ऑफिसर है। क्योंकि सीनियर ऑफिसर है, इस वजह से डिवीजन का आदमी होने की वजह से एसडीओ का सारा अकाउंट ये देखेगा हर हाल में। और जहां भी एसडीओ, क्योंकि फुल्ली कन्वर्जेंट विद ऑल रूल्स एंड ऑर्डर्स डिविजनल अकाउंटेंट है, सब डिविजनल ऑफिसर जहां भी अपना पावर या अपनी कैपेसिटी फाइनेंशियल जो उसको मिलता है, फाइनेंशियल पावर डेलीगेट किया जाता है, जहां भी वो क्रॉस कर रहेगा, तुरंत डिविजनल अकाउंटेंट शिकायत करेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास में, सर देखिए ये क्या कर रहा है। यही 4.2.5 में, ठीक है, कि डिविजनल अकाउंटेंट बतावेगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को। और 4.2.5 का जितना भी है, ए बी सी, सब में मोटा मोटी और डी यही कहा गया है, ठीक है, कि divisional accountant should bring to the divisional officer's notice all instances in which subordinate officer, sub divisional officer or junior engineer दोनों exceed the financial limit on their power। हेलो हेलो, यस सर। हाँ सर। कुछ बोल रहे थे आप, बोलिए। चलिए कोई बात नहीं, इसका पॉइंट नंबर सी देखते हैं, ठीक है। The divisional accountant should not as a rule be required to receive or pay out the cash। ठीक है, ना तो वो रिसीव करेगा डिविजनल अकाउंटेंट और ना तो पे करेगा, ठीक है। डिविजनल ऑफिसर हर हाल में करेगा, डिविजनल नहीं करेगा, ठीक है। बट इन केस वेयर द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन एट द हेडक्वार्टर ऑफ द डिविजनल ऑफिसर आर नॉट लार्ज, अगर किसी केस में जब पैसा लार्ज ना हो, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन छोटा हो, आइदर इन नंबर और इन अमाउंट, ठीक है, द डिविजनल ऑफिसर में ऑन हिज ओन रिस्पांसिबिलिटी, यही मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि चाहे तो डिविजनल अकाउंटेंट को ऑथराइज कर सकता है पे करने के लिए या रिसीट करने के लिए, इन दैट केस आल्सो डिविजनल ऑफिसर इज रिस्पांसिबल। यही यहाँ पे लिखा हुआ है 4.2.5 का सी में, ठीक है। द डिविजनल अकाउंटेंट शुड नॉट हाउएवर बी नॉर्मली ऑथराइज्ड टू इशू फाइनल रिसीट इन फॉर्म 3 ओवर हिज ओन सिग्नेचर। चाहे कुछ हो जाए, वो फाइनल रिसीट डिविजनल अकाउंटेंट देने के लिए ऑथराइज नहीं किया जाएगा, समझे कि नहीं। और जो रिसीट होता है वो होता है गार 3 में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। 3A जो होता है वो होता है कैश मेमो, ये होता है रिसीट और ये होता है कैश मेमो, ठीक है। देख लिया आप लोगों ने? हेलो, यस सर। ठीक है ना। और आगे लिखा हुआ भी है डिफरेंस क्या है कैश मेमो में रिसीट में, इसी चैप्टर में कहीं आगे लिखा हुआ है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैश मेमो एंड रिसीट। सर 3A गुड्स के लिए, गुड्स सोल्ड के लिए यूज किया जाता है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। कहाँ लिखा हुआ है आपको? मैंने इसी चैप्टर में पढ़ा था, मैं खोजते खोजते टाइम बर्बाद कर दूंगा मैं झूठ मूठ में। ये होता है मेरे ख्याल से वो छोड़ देंगे जल्दी है 4.2.5 बी ये है, ठीक है। प्लीज जिनका साउंड इको कर रहा है वो बंद कर लीजिए, ठीक है ना। डी क्या कहता है, डी पढ़ लीजिए, कोई भी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने कई बार बताया हुआ है कि हर एक ट्रांजैक्शन के साथ में डिविजनल ऑफिसर इनिशियल करेगा, लेकिन डेट एंड में, कैश बुक में जब डे एंड होगा तब केवल टोटल चेक करने के लिए ये टोटल जो किया गया है सही है या नहीं, डिविजनल अकाउंटेंट अपना डेटेड इनिशियल करेगा। उसके ऊपर कोई पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए। और दोनों में, कैश में और स्टॉक में, पढ़िए जरा। पढ़िए कोई भी। 4.2.5 का डी, क्या मैं प्रॉपर्ली ऑडिबल नहीं हूँ? The divisional accountant should affix his dated initial after the last entry of the day transaction in the divisional cash book stock account in token of check। मतलब समझ आ गया आपको कि लास्ट एंट्री, एक दिन का जो अंतिम एंट्री होगा उसमें डिविजनल अकाउंटेंट को एज पर द टोकन ऑफ चेक, समझे,
उसको अपनी डेटेड इनिशियल करनी चाहिए, पर ये क्या प्रैक्टिकली होता है? जवाब है ना, क्योंकि डिविजनल ऑफिसर को हर एक ट्रांजेक्शन के बाद इनिशियल करना है, डिविजनल अकाउंटेंट को लास्ट ट्रांजेक्शन ऑफ डे के बाद इनिशियल करना है, दोनों ऐसा काम नहीं करते हैं। तो ऐसा काम करना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। ठीक है, जो ऑडिट वाले हैं वो चाहे तो देख सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा है। ठीक है, 4.2.6 में ये लिखा गया है कि सब डिविजनल अकाउंट देखने के लिए डिविजनल अकाउंटेंट को रोका नहीं जा सकता है, और वो सब डिविजनल ऑफिसर का यानी कि सब डिवीजन का मैंने असिस्टेंट इंजीनियर का अकाउंट पीरियडिकली देखेंगे। और मैंने खुद ऐसा जाकर के इंस्पेक्ट किया है, तो ऐसा होना चाहिए। और अगले पारा में लिखा हुआ है कि इस तरह का जो रिजल्ट, इस तरह का जो इंस्पेक्शन होता है, जिसका रिजल्ट है to be placed on record for the inspection of the chief controller of accounts। और जब भी डिविजनल अकाउंटेंट किसी भी सब डिवीजन का इंस्पेक्शन करेगा तो जो भी कुछ लिखेगा, ठीक है, उसको हटाना नहीं चाहिए, चीफ सीसीए के इंस्पेक्शन के लिए रखा जाना चाहिए। यहाँ पे एक और बात लिखी गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी से जुड़ा हुआ है, और हो सकता है कि डिविजनल अकाउंटेंट के इंस्पेक्शन के बाद उस इरेगुलरिटी को ठीक कर लिया गया है, इवन अथॉरिटी के ऑर्डर के ऊपर ही ठीक क्यों ना किया गया हो, फिर भी चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट्स के इंस्पेक्शन के लिए उसको ओपन रखा जाएगा, सो दैट ही शुड सी कि जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी थी, चाहे उसको ठीक कर लिया गया हो, उसको प्रॉपर वे में किया गया है या नहीं। ठीक है, इसी का जो नोट है 4.2.6 का नोट, ठीक है, उसको कोई पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़िए प्लीज, पढ़िए। The account of interest bearing security maintained by subdivisional officers should be examined to see that the rules related to them are observed and that the register in Form 85 is correctly maintained. And with this object, few transactions of the register should be compared with the entries in the cash book or other account, and vice versa. The security certified is the last annual account of interest bearing security, Form 86, as being on hand should be verified by inspection as far as possible. And it should be seen in respect of such of them as are not produced for inspection that there are existence either the original acknowledgement of the depositor bearing dates subsequent to the dates of the last account for acknowledgement of the authorized custodians as the case may be। अब देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में दो बातें नहीं है, तीन बातें हैं। बात नंबर 1, इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी, आईबीएस। क्या मुझे कोई बताइएगा कि आईबीएस होता क्या है? इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी कोई बताइए। जैसे फिक्स डिपॉजिट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, फिक्स डिपॉजिट जो होता है ना किसी भी डिवीजन में, तो कॉन्ट्रैक्टर से लिया जाता है 2.5% एट द टाइम ऑफ टेंडर। उसका जो तरीका है मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस किया है, फिर बताता हूं कि जब टेंडर का फॉर्म भरा जाता है ना, तो एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द टेंडर, ठीक है, 1% ईएमडी भरा जाता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट बाय ऑल कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, और टेंडर ओपन हुआ, टेंडर ओपन होने के बाद में जिसका लोवेस्ट वन हुआ उसका ईएमडी में रख लेते हैं। ठीक है, और जो बाकी L2, L3, L4 है उन सब का ईएमडी वापस कर देते हैं। ईएमडी क्या है? ईएमडी जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम का एक फिक्स डिपॉजिट होता है, क्योंकि बैंक उसमें इंटरेस्ट देता है, इसलिए इसको इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी कहते हैं। ठीक है, अब 1% ईएमडी जो कि लोवेस्ट वन है उसका मेरे पास में है। अब हमने कहा कि भैया तुमको काम माने वर्क ऑर्डर मिलने से पहले 2.5% तुम जमा करो, और 2.5% आप फिक्स डिपॉजिट है तो जाहिर सा बात है वो टाइम बार होगा, यानी कि आप सोचिए इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी अगर कोई फिक्स डिपॉजिट का देता है तो वो 6 महीने का भी दे सकता है, लेकिन हमारा जो काम है वो काम 2 साल में पूरा होगा, तो अब हम 6 महीने का इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी नहीं ले सकते हैं। एकदम वेरी वेरी क्लियर होना चाहिए ये। अगर काम हमारा 2 साल का है तो हम कम से कम 2.5 साल का लेंगे, मतलब जो 2 साल का पीरियड है वर्किंग का, और 6 महीने का पीरियड होगा डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, मतलब जब तक वो रिपेयर और मेंटेनेंस अपने खर्चे पर करेगा। इसको कैसे समझेंगे? एक सड़क बन रही है, सड़क बनी आज कल टूट गई, तो कल जो उसका पेमेंट करेगा वो कौन करेगा? सरकार नहीं, कॉन्ट्रैक्टर करेगा, कॉन्ट्रैक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो
तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स की जाती है कि अगले 6 महीने या साल भर में किसी भी तरह की कोई टूट-फूट होती है, आपको अलग से कोई पेमेंट नहीं दिया जाएगा भाई, आपको अपने पॉकेट से रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को कहते हैं डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। तो 2 साल में कोई बिल्डिंग बनने वाली है तो हम कम से कम 2.5 साल का उससे फिक्स डिपॉजिट करवाएंगे, पर हमारे पास जो ईएमडी है वो केवल 6 महीने का है। हम क्या करेंगे भाई, तू अपना 1% ईएमडी ले जा, लेकिन पहले नहीं देंगे, 2.5% तुम ईएमडी एस्टिमेटेड कॉस्ट का, मान लीजिए एस्टिमेटेड कॉस्ट 1 लाख है तो 2.5% तुम हमको दो तो 2,500 को ईएमडी हमको देगा, ईएमडी नहीं सॉरी फिक्स डिपॉजिट देगा, जिसको हम सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे रखेंगे और तब हमको 1% जो ईएमडी वापस करेंगे। कई कॉन्ट्रैक्टर जो पहले से सेटिंग करके रखते हैं वो जानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना है, तो 1% का ईएमडी वो दे देते हैं 2.5 साल का, ठीक, और उसके बाद में वो 1.5% और देते हैं। तो वो जो इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी होता है ना, उसमें नहीं लिखा रहता कि पैसा ईएमडी का है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का है, वो केवल एक फिक्स डिपॉजिट होता है जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के नाम पे होता है। तो वो एक तरह का पेपर है, ओरिजिनल पेपर, तो उस ओरिजिनल पेपर को कोई होल्ड करता है, समझे। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, हाँ बोलिए, ठीक है, यही यहाँ लिखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी को होल्ड करता है उसको कहा जाता है ऑथोराइज्ड कस्टोडियन, ठीक है। तो आईबीएस को जो होल्ड करता है, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है, ऑथोराइज्ड कस्टोडियन, ऑथोराइज्ड कस्टोडियन, और ये डिवीजन का ही होगा, ठीक है। और इसको एंट्री जो की जाती है फॉर्म 85 में, सीपीडब्ल्यू फॉर्म 85 में इसकी एंट्री की जाती है, ठीक है। उसके अलावा 86 में भी एंट्री होती है सिक्योरिटी, क्योंकि इसको सिक्योरिटी भी कहते हैं, सर्टिफाइड इन द लास्ट एनुअल अकाउंट। तो जो लास्ट एनुअल अकाउंट जो होता है, ठीक है, उसमें इसका इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी का जो सर्टिफाइड होता है, समझे, वो 86 में आता है। और इसके साथ में एक्नॉलेजमेंट दिया जाता है, मतलब कि जब आप उसका इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी रखते हैं तो आप उसको देते हैं एक्नॉलेजमेंट कि हमने आपको रख लिया है, और जब इशू करते हैं मतलब उसको वापस रिफंड करते हैं, एफडी रिफंड इसको कहा जाता है, समझे कि नहीं। जब आप रिफंड करते हैं तो आप इसी रजिस्टर में मतलब फॉर्म 85 में ही उसको यानी कि कॉन्ट्रैक्टर को सिग्नेचर करने के लिए कहते हैं, समझे। अब इसके लेकर के हमारे झारखंड में बहुत सारा पचड़ा है। पचड़ा ऐसा है कि कुछ डिवीजन ऐसे हैं जो किसी दूसरे डिवीजन में मर्ज हो गए हैं, तो उनका 85 रजिस्टर गुम हो गया, ठीक है। तो अब उनको सिक्योरिटी डिपॉजिट रिफंड करना है, समझे। अब सिक्योरिटी डिपॉजिट का ओरिजिनल मिल गया तो रिफंड हो जाएगा, नहीं मिला तो कहां साइन करेंगे, बहुत लफड़ा है प्रैक्टिकली। मतलब इसको मेंटेन करना इतना प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है, तो नहीं होता तो कोई अच्छी बात नहीं है, इसको मेंटेन किया जाना चाहिए, ठीक है। और 4.2.7 में ये कहा जा रहा है कि डिविजनल ऑफिसर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है किसी भी समय कभी भी चाहे तो सीसीए की सलाह ले सकता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, समझे, वो प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल के ऑफिस से कभी भी अकाउंट रिलेटेड कोई भी बात पूछ सकता है, ये ऑथराइज है, इसको रोका नहीं जा सकता है। तो उसके लिए हालांकि पहले ही सीसीए ने, यहाँ पर सीसीए लिखेंगे सीपीडब्ल्यू कोड की वजह से, पीएजी तो स्टेट गवर्नमेंट में होते हैं, सीसीए ने पहले से डिविजनल अकाउंटेंट को वहां पुट अप कर रखा है। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सबसे पहले डिविजनल अकाउंटेंट की सलाह लेगा, पर अगर वो डिविजनल अकाउंटेंट की सलाह से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो फिर सीसीए की सलाह लेगा, चीफ कंट्रोलर ऑफ अकाउंट। पाओ की नहीं, पाओ को अकाउंट रेंडर करता है और सलाह पाओ की नहीं लेगा, सलाह सीसीए की लेगा। किसकी सलाह लेगा? हेलो हेलो, यस सर। लगता है सभी लोग सो गए हैं। ठीक है, चलिए यहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया, ठीक है। अब यहां तक में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछिए।